तो चलिए आज देखते हैं एक नया टॉपिक जो कि है रिएक्शन मैकेनिज़्म। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है व्हाट इज़ रिएक्शन मैकेनिज़्म, ठीक है। फिर हमने समझा था कि किस तरीके से एसिड एंड बेस वाली रिएक्शंस अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं एंड कैसे हम कर्व्ड एरो का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पिछली क्लासेस में हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। आपको यहाँ पर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ से भी आपको पढ़ने की इच्छा हो। आइसोमेरिज्म पढ़ना हो, आईपीएससी पढ़ना हो, है ना, या फिर जो छोटी मोटी बातें ऑर्गेनिक में यूज़ होती हैं, सभी चीज़ें हम लोगों ने एक प्रॉपर वे में कवर कर रखा है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो अपने इस रिएक्शन मैकेनिज्म का जो नेक्स्ट जो बंदा है ना, जो अगला आदमी है, उसका नाम है रिएक्शन इंटरमीडिएट। जैसा कि आपको पता चल गया होगा टाइटल देखकर, जी हाँ, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। आपके लिए पहली बार नाम नहीं सुना है, क्योंकि इससे पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि रिएक्शन इंटरमीडिएट कुछ होता है, ठीक है, एंड कौन कौन से होते हैं इस पर भी थोड़ी सी चर्चा हम लोगों ने करी थी, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो। चलिए तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक, जो कि है रिएक्शन इंटरमीडिएट। कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके भी हम लोग बात कर लें तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पर बेस्ड एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, जो कि आगे चल के किसी न किसी रिएक्शन में यूज़ होते रहते हैं। तो अपने स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और डेफिनेशन के साथ साथ क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बस उतनी ही बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक। और जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं ना, इसका आगे चल के पूरे ऑर्गेनिक के रिएक्शंस को समझने के लिए, मैकेनिज्म वाले पार्ट को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये सारे टॉपिक्स, ठीक। तो चलिए आज एक नए तरीके से इंट्रोडक्शन देने की कोशिश, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करें अब अपने वही पिछले अवतार में आते हैं। जो लोग लगातार लेक्चर्स देख रहे हैं ना, जिनको पता है कि क्या क्या चीज़ें चलती हैं, है ना, जो कंटिन्यूस बने हैं हमारे साथ, तो वो सभी चीज़ों को समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। तो हम लोग एक एक करके चीज़ों को समझते जाएंगे। तो जरा आप देखो, तो नाम है सर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, है ना। ठीक, तो आराम से पढ़ेंगे हम लोग, बिल्कुल टाइम लेकर समझेंगे, कोई भी ज़्यादा जल्दी नहीं है हमें। तो सर क्या होता है ना, ठीक, इंटरमीडिएट्स के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए पिछली क्लासेस में हमने समझा था, क्या समझा था, ठीक। तो थोड़ा सा अभी आपको टाइम लगेगा, है ना, थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा अपने उस वाले रोल में आने के लिए, ठीक है। आपको पता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा मूड बनने में समय लगता है ना। ये डायलॉग सुना होगा पवन सिंह का, मूड बनने में समय लगेगा, तो थोड़ा सा टाइम लगता है मूड बनने में। तो जरा आप देखें, तो अगर किसी भी ऑर्गेनिक वाले रिएक्शन की हम लोग बात करें ना, तो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं सर जी कि हमारे पास एक तो ऐसा स्पीशीज़ है जिसका नाम है सबस्ट्रेट। क्या नाम है? सबस्ट्रेट, ठीक। सबस्ट्रेट के ऊपर रिएजेंट जो है ना अपना, रिएजेंट अटैक करता है। रिएजेंट क्या करता है? अटैक करता है, ठीक है, इसे हम जानते हैं। तो रिएजेंट अटैक करेगा अपने सबस्ट्रेट के ऊपर, तब मेरे पास, ठीक, बीच में एक कंपाउंड बनता है जिसका क्या नाम है, कंपाउंड ना बोलूँ तो मैं इसको पार्टिकल बोलूँगा, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, ठीक है, जो कि अनस्टेबल्स होते हैं, देन मुझे मिलता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी कि सर सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट, इनको मिला के हम क्या बोलते थे? रिएक्टेंट। माना रिएक्टेंट, ठीक, सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट मिलाकर रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये जो इंटरमीडिएट बनने वाला है, ठीक, इसी के बारे में मुझे पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, तो जो बंदे पिछली क्लास में थे, जो लोग आप लोग पिछली क्लास में थे, तो आपने सुना था कि कार्बोकैटायन, ठीक है, कार्बन आयन, ठीक, जब हम होमोलिटिक बॉन्ड फिजन पढ़ रहे थे, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन पढ़ रहे थे, तो मैंने बोला था कि ये जो कार्बोकैटायन है ना, या फिर जो कार्बन आयन है, या फिर जो कार्बिन में बोल रहा हूँ, फ्री रेडिकल्स हैं। हमने 3 नाम लिए थे, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल। तो इन्हें मैं क्या बोल रहा था? इंटरमीडिएट बोल रहा था, ठीक है। तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो हम आज समझेंगे अच्छे से। तो जरा आप देखें, तो सबसे पहले ना हम देख लेते हैं कि इंटरमीडिएट्स की डेफिनीशन क्या होती है, ठीक है।
तो उसके बाद हम बात कर लेंगे एक एक करके कि क्या क्या होते हैं और उनमें क्या क्या उनकी प्रॉपर्टी है। ठीक, तो सबसे पहले आप करिएगा, पहले आप हेडिंग लिख लें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक, और फिर लिखना स्टार्ट करें, मेरे साथ ही लिख लें आप, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि, है ना, हम ऐसे बोल सकते हैं दोज पार्टिकल्स, है ना, दोज पार्टिकल्स, है ना, विच आर प्रोड्यूस्ड, है ना, ड्यूरिंग रिएक्शन है ना। तो या फिर हम ऐसे बोले रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर दोज पार्टिकल्स विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिएक्शन, है ना, एंड दे आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर द completion of reaction। ठीक है, तो होता क्या है कि इंटरमीडिएट्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि रिएक्शन के दौरान बनते हैं। ठीक है, तो जब मेरे पास रिएजेंट अटैक करेगा सबस्ट्रेट पर तो बीच में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। ठीक है, जो कि पार्टिकल्स होते हैं, तो रिएक्शन के दौरान ही बनते हैं, लेकिन रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। कैसे होता है ये सब चीज़ें हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब बस इतना सिंपल सा है कि रिएक्शंस के दौरान जो पार्टिकल्स बन रहे हैं, जो कि पार्टिकल अनस्टेबल हैं, ठीक है, अनस्टेबल पार्टिकल्स, और रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले डिस्ट्रॉय भी हो जा रहे हैं, इन पार्टिकल्स हम क्या बोलते हैं, दिस पार्टिकल्स आर नोन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें तो हम बोल सकते हैं दे आर अनस्टेबल, ठीक है। अनस्टेबल क्यों होते हैं अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे एक चीज़ें। तो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के इंटरमीडिएट होते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं कार्बोकेटायन का नाम हम सुने थे पहले भी। ठीक, एंड देन अवर कार्बेन आयन, है ना, एंड फ्री रेडिकल। तो पिछली क्लास में भी हमने देखा था कि सर कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल एंड कार्बेन आयन प्रोड्यूस्ड हुए थे होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से। ठीक, एंड इन्हें मैं क्या बोलता हूँ, रिएक्शन इंटरमीडिएट में बोलता हूँ। ठीक, तो अपने एग्जाम में ना, अपने 11th-12th के एग्जाम में, मतलब अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से यही 3 इंटरमीडिएट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही 3 इंटरमीडिएट्स आने वाले टाइम में आपकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करेंगे। ठीक, इसके अलावा और भी होते हैं जो कि फिर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, जैसे कि कार्बीन। हालांकि कार्बीन की कुछ रिएक्शंस हैं जो कि 12वीं में पढ़ते हैं हम, है ना, कार्बीन की रिएक्शंस, कार्बीन्स होता है, ऐसे ही नाइट्रीन्स होते हैं, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, है ना। ऐसा ही एक इंटरमीडिएट है जिसका नाम है बेंजाइन। ध्यान रखेंगे, बेंजीन नहीं है, बेंजाइन है। ठीक है, बेंजाइन। तो टोटल हमारे पास 6 इंटरमीडिएट्स हो गए, जिनमें से कार्बोकेटायन, कार्बेन आयन, फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं इंटरमीडिएट पर बेस्ड सबसे ज़्यादा हम रिएक्शंस ऑर्गेनिक वाली पढ़ने वाले हैं अपने इस 11वीं-12वीं जर्नी के दौरान। कार्बीन की भी कुछ रिएक्शंस हैं जो कि 12th क्लास में हम पढ़ेंगे, है ना। नाम लेने का कोई फ़ायदा नहीं, जैसे कि रीमर टीमर रिएक्शन हो गई, कार्बोलेमिन रिएक्शंस हो गई, है ना, 12वीं के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कार्बीन के थ्रू जाती हैं। और कुछ नाइट्रीन्स और बेंजाइन इंटरमीडिएट पर भी रिएक्शंस होती हैं जो कि अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इन्हें हम कभी बाद में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब कि सर अपनी ज़िंदगी में ना, जो अपनी ज़िंदगी जिसके इर्द गिर्द घूमेगी वो है कार्बोकेटायन, कार्बेन आयन और फ्री रेडिकल। ठीक, और रिएक्शन इंटरमीडिएट एक ऐसा पार्टिकल होता है ना, या फिर ऐसी स्पीसीज़ होती है, केमिकल स्पीसीज़ होती हैं जो कि रिएक्शन होने के दौरान बनती हैं और रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले ही ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, चलिए
तो सर हमने ये समझ लिया कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का क्या मतलब है और कितने कितने टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होंगे। ठीक है, अब हम एक एक करके ना इन सभी पे बात कर लेते हैं। सभी पे मतलब इन तीनों पे ही बात करेंगे, और इनकी बात तब की जाती है जब उस समय रिक्वायरमेंट पड़ेगी तब। ठीक है, तो चलिए जरा इसको आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक का डिस्क्रिप्शन अच्छे से। ठीक है जी, चलिए तो हम एक एक करके बात करते हैं अब किस तरीके से हमारे पास इंटरमीडिएट वाली कहानी होती है। तो आप लोग ना चाहे तो 360 पर वीडियो देख सकते हो। ठीक है, आप 360 क्या है 360p पे, तो वहाँ पर ना आपको अच्छी क्वालिटी दिखेगी। अब अगर हम लोग बात करें एक एक करके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोकैटायन पे। ठीक है, कार्बोकैटायन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना फर्स्ट कार्बोकैटायन। ठीक, तो ये चीज़ ना ये एक ही डायलॉग में तीसरी चौथी बार बोल रहा हूँ। ठीक है, इतने लोग डिस्टर्ब करते हैं फ़ोन कर करके। फ़ोन से रिकॉर्डिंग होती है, आपको पता ही है, जब देखो तब उसी में फ़ोन कर रहे हैं। ठीक है, पूरे मूड की तहस नहस हो जाती है। तो जो पहला अपना इंटरमीडिएट है सर, जिसका नाम है कार्बोकैटायन। ठीक है, तो कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बोकैटायन के डिफरेंट नेम्स होते हैं। हालांकि कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा फेमस नाम है। इसी का एक नाम होता है जिसका नाम है कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन। ठीक है, तो मैं आदत से मजबूर हूँ, इससे ज़्यादा बड़ा मैं लिख ही नहीं पाऊँगा, है ना। या फिर इसका एक और नाम होता है जो है कार्बेनियम आयन, है ना। कार्बेनियम आयन। तो पहला अपना इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, सबसे ज़्यादा फेमस नाम कार्बोकैटायन। ठीक है, एंड ऑल्सो नोन एज कार्बोनियम आयन एंड कार्बेनियम आयन। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कार्बोकैटायन होता क्या है। तो हम बोलेंगे, ठीक है, दोज केमिकल स्पीसीज, ऐसे दोज केमिकल स्पीसीज अच्छा, स्पीसीज के बारे में एक दिन बताया था ना आपको, है ना। तो वही स्पीसीज, ठीक है, दोज केमिकल स्पीसीज which have positive centered carbon atom, which have positive centered carbon atom। आज काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, ठीक है, पता नहीं कि किस्मत ही नहीं सही है। which have positive centered carbon atom, ठीक है, known as, ठीक, कार्बोकैटायन। ठीक है, और हम कई बार कार्बोकैटायन को ना इस तरीके से C+ भी लिख देते हैं, C+, है ना, इट मीन्स कार्बोकैटायन। ठीक, तो कहने का मतलब सर ये है कि कार्बोकैटायन एक ऐसी स्पीसीज़ है, ठीक है, जिन पे पॉजिटिव सेंटर्ड कार्बन एटम है। मतलब कि इस पार्टिकल के पास कार्बन एटम है जहाँ पर पॉजिटिव सेंटर्ड है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, इसका मतलब क्या समझते हैं हम? तो अगर हम देखें तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई इस तरीके से ना, इस तरीके से अगर मेरे पास कोई कंपाउंड था, ठीक है, इससे कोई अपना X कंपाउंड लगा है, ठीक, X का मतलब ऐसा हैलोजन होता है, लेकिन यहाँ पे XYZ वाला X कोई भी, ठीक। तो हम जानते हैं कि कार्बोकैटायन तब बनता है जब हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन हो, एंड जब इस X वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होगी तो इस तरीके से बॉन्ड किया होगा X पुल कर लेगा। ठीक है, मतलब कि हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, ठीक है। तो जब हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है तब मेरे पास कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है C पे प्लस X पे माइनस। तो इसी C पे जब प्लस आ जाता है तो ऐसी स्पीसीज़ को हम क्या बोलते थे? कार्बोकैटायन बोलते हैं, है ना, कार्बोकैटायन।
तो यहाँ से हमने कई सारी बातें सीखी। सबसे पहले तो दिख रहा है आपको पॉजिटिव सेंटर्ड कार्बन एटम, है ना। तो दोज स्पीसीज विच हैव पॉजिटिव सेंटर्ड कार्बन एटम नोन एज कार्बोकैटायन। एंड कार्बोकैटायन बनता कैसे है, कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन में किस टाइप का बॉन्ड फिजन होता है, तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है। ठीक, चलिए अब हम कार्बोकैटायन का थोड़ा सा और डिटेल से इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं। पहले आप इतना नोट कर लें। हाँ जी, नोट हो गया। तो चलिए इसमें कुछ और बातें हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो जरा हम देखें इसका ऑर्बिटल डायग्राम। हम बोलते हैं ऑर्बिटल डायग्राम। अच्छा, इसमें से ना कई सारी बातें हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, और बहुत सी बातें जो हम अपने समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जरा आप देखें तो ये वो कार्बन है, ठीक है, जिसके साथ 3 ग्रुप लगे, मान लीजिए R1 R2, ठीक है, इस तरीके से R3। ठीक, कार्बन के साथ R भी लगा हो सकता है, यानी कि अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, एंड इस अल्काइल ग्रुप के अलावा कोई डिफरेंट ग्रुप भी लगे हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी केवल अल्काइल ग्रुप को लेकर समझा रहा हूँ। एंड ये एक अपना p ऑर्बिटल, ठीक है, एंड C पे क्या है, प्लस चार्ज। ठीक, तो इसे हम बोलते हैं कार्बोकैटायन का ऑर्बिटल डायग्राम, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है ना। वे एक एक करके बात करते हैं हम। तो ये अपना सिग्मा बॉन्ड क्या है सर, सिग्मा बॉन्ड, ऐसे ही इसे हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, एंड आवर सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये चीज़ आपको दिख रहा है कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हम उसको समझते हैं। इस कार्बोकैटायन के पास ना वैकेंट p ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल। ठीक है, एंड इस C पे आप देखें तो 3 सिग्मा बॉन्ड से sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो कार्बोकैटायन के बारे में कुछ डिटेल हमें पता होना चाहिए। तो आपको समझ में आ रहा है ये चीज़? तो जरा आप देखो और चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है कि एक एक करके हम पॉइंट लिखते हैं। तो सबसे पहले sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा कार्बन एटम का, किसका सर, कार्बन एटम का। ठीक, ऐसे। दूसरी बात, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तब इसका शेप क्या होगा सर, तब हम जानते हैं कि शेप होता है ट्राइगोनल, है ना, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना, देन शेप इज ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। और डिटेल बातें, तो कार्बोकैटायन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, दिख रहे है ना, दे हैव 3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक, और बात करें तो क्या ये चार्ज स्पीसी है, ठीक है, क्योंकि कार्बोकैटायन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, एंड इस पर प्लस दिख रहा है अराउंड में, तो पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब क्या कार्बोकैटायन पे कोई भी चार्ज होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये चीज़। और हम लोग पॉइंट देखें तो आपको दिख रहा है कि अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो जो ये CC बॉन्ड का जो एंगल है ना, 120 डिग्री का एंगल होता है सर। दिस इज द 120 डिग्री एंगल, ऐसे लिखते हैं ना ये। तो इन CC बीच के मतलब RR के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। हम जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग हमने पढ़ रखा है, क्यों ऐसे। और आप देख लें तो कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, 2 2 4 2 6 सर, कैसे 6? एक सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, इसका मतलब कि कार्बोकैटायन का ऑक्टेट जो है ना, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट क्या है सर? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब ये अनस्टेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से सभी इंटरमीडिएट्स अनस्टेबल ही हुआ करते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट,
अब दिख रहा है कि C पे प्लस, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, इसका मतलब कि कार्बोकैटायन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है, ठीक है। ऐसे एक नई बात जो हम अभी आगे चल के आज ही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल, एंड हम लिखते हैं ऐसे, इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल, अभी आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी होती है ना, उनका नाम होता है इलेक्ट्रोफाइल। तो कार्बोकैटायन एक इलेक्ट्रोफाइल भी है, ठीक। चलिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास 1 लोन पेयर की कमी है ना, दिख रहा है 6 इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि सर कार्बोकैटायन ना इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर नोन एज लुईस एसिड, इन्हें हम बोलते हैं लुईस एसिड, ठीक है। तो लुईस एसिड एंड लुईस बेस हमने पहले पढ़ रखा है। तो कार्बोकैटायन कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? लुईस एसिड वाले में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है ना। क्यों एक्सेप्ट कर सकता है? ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, है ना। तो स्टेबिलिटी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। तो इस वजह से हम कार्बोकैटायन के डिफरेंट नाम हो सकते हैं, है ना। इसका मतलब कि इन्हें मैं लुईस एसिड बोल सकता हूँ, ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। समझ गए? क्या कोई लोन पेयर है क्या? नो लोन पेयर, ठीक है। मतलब कि हम बोलेंगे अब्सेंस, मतलब कि कोई लोन पेयर होता है क्या? कोई भी लोन पेयर नहीं है ना, कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं? नो लोन पेयर, मतलब कि लोन पेयर होता ही नहीं है कार्बोकैटायन पे, है ना। नेक्स्ट बात हम लोग कर सकते हैं, ठीक। अगर आप देखें तो सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? पेयर्ड है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो पेयर बन जाएगा, ठीक है। अगर स्पीसीज़ के पास पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इट एक्सिबिट्स डायामैग्नेटिक, या फिर इट इज़ अ डायामैग्नेटिक इन नेचर, है ना, ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, है ना। बेसिकली ये फिजिक्स के टर्म्स हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेट करते हैं। तो अगर पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन्स मुझे मिल जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन का पेयर बन सकता है ना। तो कार्बोकैटायन पे क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इस वजह से ये डायामैग्नेटिक नेचर एग्जिबिट करता है ना, शो करता है, ठीक। तो इतनी सारी बातें। तो कार्बोकैटायंस के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? तो पहली बात तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी होती है, पॉजिटिव सेंटर्ड कार्बन एटम होता है इसके पास, जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो स्क्वायर प्लेनर, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, ट्राइगोनल प्लेनर इसका क्या होगा? शेप हो जाएगा सर, ठीक है। एंड CC बॉन्ड के बीच का जो बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। वैकेंट p ऑर्बिटल है इसके पास, एक चार्ज स्पीसी है, किसी भी टाइप का लोन पेयर नहीं है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, तो मैं इसे लुईस एसिड बोलूँगा। एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल, एक नया नाम, ठीक है। एंड सभी पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन्स है, इस वजह से ये डायामैग्नेटिक नेचर को एग्जिबिट करता है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें, है ना। तो कार्बोकैटायन पे ऐसे आप ध्यान रखेंगे। इनमें से अगर आपको डेफिनेशन लिखने होगा तो डेफिनेशन लिख दें, या फिर ये सारी बातें आप उसमें एज ए इन्फॉर्मेशन बेस पे बता सकते हैं, ठीक। चलिए, तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकैटायन पे। तो कितने टाइप के कार्बोकैटायन हो सकते हैं, ठीक है। फिर हम आगे चल के पढ़ेंगे, जब कुछ इफेक्ट्स वगैरह पढ़ लेंगे, तब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर फिर से हम इसी पे आएंगे। तो पहले हम एक एक करके ना सारे इंटरमीडिएट्स पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। फिर इसका आगे चल के यूज़ करते जाएंगे, है ना, ठीक। तो पहले इतना नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए हम देखें, नेक्स्ट अपने पास है फ्री रेडिकल। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग ध्यान रखेंगे कार्बोकैटायन के लिए। अब हम लोग आगे बढ़े हैं, तो देखते हैं सर। अच्छा देखिए, जैसे कि ये जो
जो ऑफलाइन क्लासेस मैं क्या बोल रहा हूँ, जो ऑनलाइन इस तरीके से रिकॉर्डिंग्स हैं, है ना, इसमें क्या है ना कि अपने लेक्चर रूम में कोई रहता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल ऑफलाइन जैसी फील तो लाना मुश्किल है, ठीक है। अगर मैं मजाक करूँगी तो किससे करूँगा, ठीक है, अकेले तो मैं मजाक करूँगा नहीं, ठीक है। तो ये सभी लेक्चर्स बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं टॉपिक को लेकर, ठीक है। मतलब कि मैं लगातार चीज़ें पढ़ाता ही जा रहा हूँ, आपसे कुछ बातें नहीं कर रहा हूँ, ठीक। तो एक दिन कभी मिलेंगे, हम लोग बात करेंगे अच्छे से। तो सर बताइए ज़रा फ्री रेडिकल की क्या कहानी है। तो फ्री रेडिकल पहली बार तो नहीं, फ्री रेडिकल नहीं है अभी, मैं बोलूँ ना, पहले इसका क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक, फिर आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकैटायन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकैटायन को हम C पे+ लिख सकते हैं, कार्बोकैटायन, ठीक है। तो हर इंटरमीडिएट का हम क्या क्या देख रहे हैं कि उसका डेफिनेशन क्या है, ऑर्बिटल डायग्राम क्या है, किस टाइप की बॉन्ड फिजन हो रहा है, और इस तरीके से क्लासिफिकेशन क्या है। इसके बाद स्टेबिलिटी का भी एक फैक्टर है जो कि हम पढ़ेंगे जब हम इफेक्ट वगैरह पढ़ लेंगे ना, कैसा इफेक्ट आगे चल के देखने वाले हम, है ना, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक वही होने वाला है। तो क्लासिफिकेशन हम देखें तो अपने पास होता है प्राइमरी कार्बोकैटायन। क्या होता है सर, प्राइमरी कार्बोकैटायन, ठीक है। फिर सेकेंडरी, वही बच्चे चिल्ला रही है आज भी, है ना, रेगुलर लोग जानते हैं, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। फिर टर्सरी कार्बोकैटायन, ठीक है। तो प्राइमरी वाले कार्बोकैटायन को हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकैटायन, है ना, इसको 2 डिग्री कार्बोकैटायन, टर्सरी को 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। इस तरीके से बात होती है। ज़रा आप देखो, तो प्राइमरी कार्बोकैटायंस क्या क्या होते हैं, जिनमें क्या हो, ओनली 1 कार्बन हो, ठीक। जैसे कि आप देखो CH3 पे+, है ना, इसे हम बोलते हैं मिथाइल कार्बोकैटायन, मिथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। या फिर एक ऐसा कार्बोकैटायन हो जो कि डायरेक्टली 1 कार्बन से लगा हो, ठीक है। या फिर एक ऐसा कार्बोकैटायन जो कि डायरेक्टली 1 कार्बन से लगा हो, ठीक, इस तरीके से। अच्छी से देख रहे हैं, ये कार्बोकैटायन डायरेक्टली 1 से लगा है तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन, एंड दिस इज अवर इथाइल कार्बोकैटायन, इथाइल कार्बोकैटायन। अभी मैं पूरा कार्बोकैटायन लिख रहा हूँ, बाद में इसको C+ लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मिथाइल कार्बोकैटायन एंड इथाइल कार्बोकैटायन, इन्हें मैं क्या बोलता हूँ, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, यानी कि प्राइमरी वाला। तो प्राइमरी कार्बन पढ़ा था ना, प्राइमरी कार्बन ओनली 1 कार्बन हो, या फिर ऐसा कार्बन हो जो डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच्ड हो, ऐसा ही, या तो एक ही कार्बन का कार्बोकैटायन हो, या फिर एक ऐसा कार्बोकैटायन जो कि डायरेक्टली 1 कार्बन से ही अटैच्ड हो, तो हम क्या बोलते हैं, इथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। ऐसे इसका मतलब कि सर ऐसा भी हो सकता है, अगर मैं यहाँ पर चेन को बढ़ा दूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है ना, ये कार्बोकैटायन डायरेक्टली 1 से लगा है, तब भी ये प्राइमरी होने वाला है ना। तो जैसे हम डिग्री देखते थे ना, वैसे चेक कर लेंगे तो प्राइमरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रोपाइल कार्बोकैटायन। क्या हो गया, 2 कार्बन से प्रोपाइल, सो प्रोपाइल कार्बोकैटायन, ठीक है, इस तरीके से ऐसे, है ना। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी कार्बोकैटायन की। सेकेंडरी सर क्या होता है ना, जैसे कि CH3 CH पे+ CH3, तो एक ऐसा कार्बोकैटायन जो कि डायरेक्टली 2 कार्बन से लगाओ, देखिए 1 इधर 1 इधर, ठीक है, सब चीज़ें हम जानते हैं। तो दिस इज अवर आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन, आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। आइसोप्रोपिल था ना ये ग्रुप, ऐसे तो चेक कर लेंगे हम लोग, डायरेक्टली 2 से लगा होगा। जैसे अगर मैं इसको पूछूं, ठीक है, तो ये कितने डिग्री कार्बोकैटायन, फिर ये भी 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है, क्योंकि ये कार्बोकैटायन है जो डायरेक्टली 1 और 2 कार्बन से लगा है, तो सर 2 डिग्री वाला अपना कार्बोकैटायन, ठीक है।
तो मैं आपके मन में बस एक है ना ये शब्द डाल रहा हूँ कि प्राइमरी कार्बोकैटायन भी होता है, सेकेंडरी भी होता है, टर्सरी भी होता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों का हम आगे चल के यूज़ भी करने वाले हैं। टर्सरी में क्या हो जाएगा सर, इस तरीके से 3, ठीक है, देखो Ca+, ठीक है। तो अगर एक ऐसा कार्बोकैटायन जो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड हो तो हम क्या बोलते हैं, टर्सरी कार्बोकैटायन, ठीक। नाम क्या हो जाएगा सर इसका, ये ना होता कार्बोकैटायन तो टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप था, तो हो जाएगा, लिखते टर्ट है क्यों, टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन, टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन जो कि अपना 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन हो गया, ठीक। अब आगे चल के जब हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ लेंगे तब हम बात करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एक नया नाम, ठीक है, सुन लें बस। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का जो एप्लीकेशन है वो इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी को लेकर ही है, ठीक है, कि भाई साहब कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। आगे चल के ये बहुत ही बड़ा मुद्दा होगा, मतलब कि इंटरमीडिएट्स में जो क्लासिफिकेशन है उसमें कौन ज़्यादा स्टेबल, प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्सरी, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभी मैं बस बेसिक बात हम लोग सीख रहे हैं कि इंटरमीडिएट्स का मीनिंग एक्चुअल में क्या है और उनमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उनके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशंस हैं, ठीक है। तो सर यहाँ तक समझ में आता है कि टर्सरी कार्बोकैटायन, ठीक है। चलिए अब इतना आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट की तरफ। हाँ जी, इतना हो गया। अब देखते हैं हम लोग अपना फ्री रेडिकल, जरा आप देखें। तो मैं हर चीज़ इतनी बार आपके मन में बैठाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको कोई तकलीफ़ ना हो, ठीक है। फिर से बच्ची आ रही है, तो अब देखो जरा, फ्री रेडिकल, ठीक है, अपना क्या है, फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल। तो पहले वही डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। हम बोलते हैं those atoms and group of atoms, है ना, which have unpaired electron, फिर हम बोले which consist unpaired electron, ठीक है, known as free radical। तो ऐसे स्पीसीज है ना, या फिर ऐसे एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, जिनके पास क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिनके पास क्या हो सर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है, ये उल्टा जा रहा है अभी भी। तो ऐसे स्पीसीज को मैं क्या बोलता हूँ, फ्री रेडिकल बोलता हूँ, ठीक है। इसका मतलब कि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और कार्बोकैटायन क्या था, इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, पॉजिटिव कार्बन सेंटर्ड था वहाँ पे, ठीक है। चलो आप देखें फ्री रेडिकल कैसे बनता है सर। मान लीजिए कोई इस तरीके से 3 डिग्री वाला कार्बन था, इससे कोई ए ग्रुप लग गया, ठीक है। तो फ्री रेडिकल तो हमने पढ़ा था ना कि फ्री रेडिकल होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। क्यों सर, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है, ठीक। एंड तब बॉन्ड क्या होते हैं, फ्री रेडिकली ब्रेक होते हैं इस तरीके से, ठीक। तो क्या आता है सर, यहाँ पे आता है अपना R वही फ्री रेडिकल प्लस ए पे फ्री रेडिकल, ऐसे, ठीक। तो ये जो स्पीसी बनती है इसे हम क्या बोलते थे, फ्री रेडिकल, ठीक है। तो इतना पढ़ा था हमने। चलिए अब बात करते हैं हम एक एक करके इसके और डिटेल के बारे में। तो सिंपल सी बात, एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स विच कंसिस्ट इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक ऑड इलेक्ट्रॉन मैंने बोला था, 1 इलेक्ट्रॉन यानी क्या है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसे बोलता हूँ फ्री रेडिकल, ठीक है। तो ऐसे होगा फ्री रेडिकल, एंड इनमें होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है। क्या होता है सर,
होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। चलिए तो इतना आप लिखिए, तो फिर मैं बात करता हूँ उसके और डिटेल्स के बारे में। हाँ जी, इतना हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम की बात करते हैं, ठीक है। हाँ जी, देखते हैं हम देखते हैं सर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक। तो जरा आप देखें, मान लीजिए कोई फ्री रेडिकल था अपना, वैसे ही कार्बन, ठीक है। R1 R2 R3, ठीक है, ये अपना p ऑर्बिटल, ठीक, ऐसे आपको दिख रहा है। हाँ जी, तो अब की बार क्या है, इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन यही है जो कि p ऑर्बिटल में पड़ा है, ठीक है। एंड अपना पहले की तरह, एंड कोई भी इस पर चार्ज है क्या, कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसे मैं बोल रहा हूँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर इसे हम ऑड इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, ठीक है। एंड अपने पास क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, क्यों 3 सिग्मा बॉन्ड, तो ये अपना हो गया सिग्मा बॉन्ड, है ना। इसे समझाने के लिए कार्बन का अगर हम देखें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, क्यों sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, क्यों sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, हाइब्रिडाइजेशन में काउंटिंग नहीं होती उसकी, मुझे पता है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड से क्या हो गया, sp2 हो गया, ठीक। अब चलिए एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं और डिटेल से। अभी भी वही, ठीक। सबसे पहले तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 होगा, क्यों सर, sp2 से शेप सर कैसी हो जाएगी, शेप हो जाएगी अपनी ट्राइगोनल प्लेनर, क्यों ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। क्या कोई चार्ज है क्या इस पे सर, नो चार्ज, किसी भी टाइप का चार्ज नहीं है, मतलब कि चार्ज स्पीसी नहीं है ना। कितने बॉन्ड इसके पास, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और बातें, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो दिख रहा है आपको, 2 तो 4 तो 6 एक साथ, है ना। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ में आता है कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। लग रहा है इंक भरनी पड़ेगी, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, 7 इलेक्ट्रॉन मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल, ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब फिर से वही बात, इसके पास भी क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ को मैं क्या बोलता हूँ, हमने एक नया नाम सीखा था, उनका नाम बोलता है इलेक्ट्रोफाइल, जो कि रिएजेंट है, अभी पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक। अच्छा, कार्बोकैटायन जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी था तो वो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर था, मतलब कि वो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता था, ठीक है। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इसके पास तो ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है ना कोई स्पीसी, तब हम उसे क्या बोलते हैं, लुईस एसिड, ठीक है। तो क्या फ्री रेडिकल लुईस एसिड है, तो लुईस एसिड नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना ये, तो नॉट अ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, तो बोल सकते हैं नॉट इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर नहीं है तो क्या ये लुईस एसिड होगा, क्यों सर, तो क्या ये लुईस एसिड होगा, नहीं, क्योंकि लुईस एसिड सर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, तो ये लुईस एसिड नहीं होगा, लिख के काट देंगे, ठीक है, ऐसे। और कुछ छूट रहा है, जरा आप और बॉन्ड्स देख लें, ठीक है।
आपको दिख रहा है कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है देन दिस स्पीसीज शोज डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक इन नेचर, है ना। तो ये पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। तो इट इज़ अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखें तो क्यों? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फ्री रेडिकल के बारे में इतनी जानकारी मुझे होनी चाहिए कि अपना जो फ्री रेडिकल है, ऐसे बताऊँ है ना, अपना जो फ्री रेडिकल है उस जो फ्री रेडिकल पे कार्बन है ना, पहली बात तो होता है क्या है, इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसी स्पीसीज़ के पास, ठीक है। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ठीक है। एंड कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। sp2 है तो क्या होगा सर, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी शेप होगी। 3 सिग्मा बॉन्ड है आउटर मोस्ट सेल में, 7 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये एक इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो अनस्टेबल, ठीक है। एंड जो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इस p ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन जिसे हम बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ग्रुप्स है मैं R लगा के बता रहा हूँ, ये ग्रुप्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, है ना, जैसा ऐसा केस बनता है उस तरीके से, ठीक है। एंड नेक्स्ट बात क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स को मैं लुईस एसिड बोलता था, ठीक है। जैसे कि कार्बोकैटायन क्या था, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, जबकि कार्बोकैटायन में क्या था, पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर की डेफिशिएंसी थी, ठीक है। तो बोथ आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी, ठीक है। तो मैं बोलूँगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर नहीं होगा तो लुईस एसिड भी नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है तो इस वजह से मैं इसे कार्बोकैटायन बोलता हूँ, ठीक है। एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है, ठीक है। अपने फिजिक्स वाले लेक्चर्स में हम पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म में, व्हाट इज़ पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, है ना, फेरोमैग्नेटिज्म, तो कई सारे वर्ड्स आपको पता होंगे। तो वो हम यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से देखा करते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। ये सारी बातें, ठीक है। तो अभी हमने समझा ना कि जो अपना यहाँ देख लेते हैं, हम यहाँ पढ़ते हैं कि कार्बोकैटायन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, एंड फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? हाँ बिल्कुल, जो आप बोल रहे हो, है ना। तो सर कार्बोकैटायन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, है ना, इस फ्री रेडिकल के कंपैरिजन में। कार्बोकैटायन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा फ्री रेडिकल के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन पेयर की डेफिशिएंसी है, पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर की डेफिशिएंसी है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिशिएंसी, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिशिएंसी, है ना। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना। फ्री रेडिकल में तो 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है ना ओनली, ठीक। तो इस वजह से ना जो अपना कार्बोकैटायन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है, इस तरीके से। तो इतनी सारी बातें हम लोग को फ्री रेडिकल पे पता होना चाहिए, है ना। अब सिंपल सा वही बात, यहाँ पर भी जो CC बॉन्ड है ना, ये CC बॉन्ड, इनके बीच में 120 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि sp2 है एंड ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप है तब, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसके क्लासिफिकेशन की, फ्री रेडिकल का क्या क्या क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है ना। अब आने वाले दिनों में ना हम इस फ्री रेडिकल को एक बहुत ही नीच आदमी समझ के, है ना, बहुत ही, है ना, इतना ज़्यादा वरीयता ना देते हुए, है ना, छोटा सा फ्री रेडिकल वर्ड बस यूज़ कर लेंगे अपने रिएक्शंस को पढ़ते वक्त, मैकेनिज्म बताते वक्त, ठीक है। तो उस छोटे से वर्ड जिसको हम ऐसे इग्नोर कर देते हैं कि फ्री रेडिकल यहाँ बन गया, हम बोल देंगे कि ऐसे ऐसे बॉन्ड ब्रेकिंग हुई, इस तरीके से इसने इस पर अटैक किया और यहाँ पर फ्री रेडिकल बना, और ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है। तो वहाँ पे हम फ्री रेडिकल को बहुत ही आसानी से, बहुत ही, है ना, ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंस ना देते हुए बस बोल देते हैं कि यहाँ पे फ्री रेडिकल बन गया है, ठीक है। अब उस फ्री रेडिकल का एक्चुअल मीनिंग जो हम यहाँ पे समझे इतनी डिटेल से, यही था, ठीक। चलिए अगर आपने एग्जाम में आता है तो हम क्या करते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं, और इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। आप चाहो तो ये ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हैं, और इस तरीके से कुछ डिटेल वाली बातों को आप थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बना के बता सकते हैं, है ना। तो पहला बिता नोट करें, फिर बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन पे, है ना, ठीक है। हाँ जी, तो अब स्टार्ट करते हैं हम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इंक भरते भरते ना मार्कर में, इंक का हाथ का हाल देखिए,
अच्छा, आज की रिकॉर्डिंग में ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई है ना, अभी तक जितना भी लेक्चर हुआ है जो वाइट बोर्ड पे दिख रहा है ना, आज सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस है ना, लोग दुनिया वाले फ़ोन कर करके परेशान कर दे रहे हैं। हाँ जी, तो बात करते हैं ज़रा, फिर से वही सीन बनाते हैं, ठीक है ना, कि अपना क्लासिफिकेशन, ठीक। इसमें मैं एक पार्ट छोड़ रहा हूँ किस चीज़ को लेके, स्टेबिलिटी वाली बात को लेके, ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी होती है जब हम पढ़ लेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वगैरह, तब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी को लेके, है ना, ये चीज़। तो इंक भरते भरते हाथ की पूरी लग गई है सब जगह, तो हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ, सर एक कितना क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, है ना, 3 लोगों का बस, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो मैं हर उस छोटे छोटे टॉपिक को ना ऐसे डिटेल से एक बार बता के ख़त्म करना चाहता हूँ, जिसका हम बाद में अच्छे से यूज कर लेंगे डिटेल से, क्यों। तो फिर से यहाँ पर वही होगा, मैं एक बार सारी बातें लिख देता हूँ कि प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी फ्री रेडिकल, क्यों, तो जैसे प्राइमरी एंड वैसे ही सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ठीक है। तो जिस तरीके से अपने पास कार्बोकैटायन होता है, ठीक वैसे ही ये फ्री रेडिकल भी बिहेव कर रहा होता है, लेकिन फ्री रेडिकल थोड़ा सा कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है अपने कार्बोकैटायन से, ठीक है। एंड अवर टर्सरी फ्री रेडिकल, ठीक है, कल इस तरीके से। तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, पुरानी बातें, मतलब कि पुरानी बातें मतलब क्या चीज़, एक ऐसा कार्बन, एक ऐसा फ्री रेडिकल जिसके पास ओनली 1 कार्बन हो, जैसे कि वही अपना CH3 पे मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल, क्यों, CH3 पे है ना, ऐसे मिथाइल फ्री रेडिकल। या फिर आप देखो CH3 CH2 पे फ्री रेडिकल, या फिर इथाइल फ्री रेडिकल। तो सेम टू सेम ये कार्बोकैटायन जैसा ही होता है, तो एक बार लिख के बताना ज़रूरी है, जिससे कि आपको पता तो चले कि सेम टू सेम कार्बोकैटायन है। तो इस पे बस फ्री रेडिकल है, ठीक है, तो ओनली 1 कार्बन, या फिर एक ऐसा कार्बन, एक ऐसा फ्री रेडिकल जो कि डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच्ड हो, तो हम क्या बोलते हैं सर, 1 डिग्री या फिर प्राइमरी फ्री रेडिकल, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप से हो भी सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप देखो, मतलब कि आगे चलकर ना हम साइक्लिक वाले कंपाउंड्स में भी देखा करेंगे किस तरीके से फ्री रेडिकल बनते हैं। तो ये हो गया प्रोपिल फ्री रेडिकल, ठीक है, इस तरीके से। हाँ जी, सेकेंडरी में फिर से वही अपना आइसोप्रोपिल फ्री रेडिकल, CH3CH, इसके पास वही ऑड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसे हम बोलते हैं सर आइसोप्रोपिल फ्री रेडिकल। तो अब आप लोग समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक। एंड अपना यहाँ पे टर्सरी ब्यूटिल, तो एक ऐसा कार्बन, एक ऐसा फ्री रेडिकल जो कि, है ना, डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड हो, तो हम क्या बोलते हैं सर, इसका नाम है टर्सरी ब्यूटिल। लिखते क्या है, टर्ट, TRT, टर्सरी ब्यूटिल फ्री रेडिकल। तो आज थोड़ा सा लिखने का काम ज़्यादा हो गया है, तो मैं कैमरा कम फेस किया हूँ, ठीक है। तो आप समझ में आता है आपको कि प्राइमरी फ्री रेडिकल में ओनली 1 कार्बन, या फिर एक ऐसा फ्री रेडिकल जो कि डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच्ड हो। सेकेंडरी फ्री रेडिकल में एक ऐसा फ्री रेडिकल जो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड हो। अलग अलग एग्जांपल्स हो सकते हैं, आने वाले दिनों में हमारे पास एग्जांपल्स भर भर के हमारी ज़िंदगी में आएंगे, तो उसकी चिंता ना करें आप। टर्सरी फ्री रेडिकल यानी ऐसा कार्बन जो कि 3 कार्बन से लगा हो और ये फ्री रेडिकल हो, ठीक है। तो आज ही मैंने होली खेल ली, हालांकि दिवाली आ रही है, तो टर्सरी फ्री रेडिकल, ठीक है। तो इस तरीके से ख़त्म होता है अपना फ्री रेडिकल की कहानी। फटाफट नोट करें, फिर हम बात करते हैं कार्बेनाइन पे। ठीक है जी, तो
अब आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कार्बन आयन। तो ये वाला भी जो पार्ट है ना, हो सकता है आपको 2 पार्ट में दिखे, ठीक है। ये वाली वीडियो भी आपको 2 पार्ट में दिख सकती है। तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देख रहे हैं जिसका नाम है कार्बन आयन, ठीक, कार्बन आयन। तो अपना कार्बन आयन फ्री रेडिकल, वो क्या बोल रहा हूँ मैं, कार्बन आयन इंटरमीडिएट, कार्बन आयन। तो अब की बार कार्बन आयन में क्या हो जाएगा, हम एक ही बार में सब कुछ डिटेल से समझ लेते हैं, ठीक। ये क्या हो जाएगा, दोज केमिकल स्पीसीज, दोज केमिकल स्पीसीज, है ना, विच हैव पॉजिटिव सेंटर्ड कार्बन एटम, विच हैव नेगेटिव सेंटर्ड, नेगेटिव सेंटर्ड, फिर से आपको बताइए है ना कि कितना तकलीफ है ये बोर्ड। सो दोज केमिकल स्पीसीज विच हैव नेगेटिव सेंटर्ड कार्बन एटम प्रेजेंट, है ना, known as कार्बन आयन, ठीक। तो हम ऐसे को लिखते हैं C माइनस। तो आप समझ रहे हैं किस तरीके से हम लोग बातें कर रहे हैं। तो आपकी बार क्या हो जाएगा सर, नेगेटिव सेंटर्ड कार्बन आइटम हो जाएगा स्पीसीज के पास, तो कार्बन आयन। कैसे बना था जरा आप देखो, अगर ऐसी तरीके से हम लोग बात करें कि यहाँ पर कोई Y वाला एलिमेंट लगा है और Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C से ज़्यादा है, तो किसी भी टाइप के कार्बोकैटायन या फिर कार्बन आयन के लिए हेट्रोलाइटिक बॉन्ड विजन करना पड़ता है। हेट्रोलाइटिक मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन से ना किस तरीके से टूटेगा, इस तरीके से। हाँ, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है Y से, तो हो जाएगा R1C R2 R3 C पे माइनस, ठीक है, प्लस Y पे प्लस, इस तरीके से। तो ये बन गया अपना कार्बन आयन, ठीक है। तो इसका मतलब कि कार्बन आयन सर दोज केमिकल स्पीसीज विच हैव नेगेटिव सेंटर्ड कार्बन एटम, एंड these are formed when heterolytic bond fission takes place, ठीक है। तो इस तरीके से हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। अरे बात करते हैं हम लोग इसके ऑर्बिटल डायग्राम की, ठीक है। किसकी बात करते हैं सर, ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। वही सब जो अभी तक हमने पढ़ा वही सब फिर से पढ़ेंगे, ठीक। इसका मतलब सर ये है कि ये जो अपना है ना, ये इससे कार्बोकैटायन, आपको दिख रहा है कि ये बॉन्ड जब टूटता है तो इसके पास एक लोन पेयर भी आता है ना, ये सब बताया था मैं, लोन पेयर वगैरह। तो जैसे कि हम बात करें R1 R2 R3, ठीक है, ये इसके पास वो लोन पेयर पड़ा है। लोन पेयर कैसे शो किया जाता है, ठीक। तो आपको दिख रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन, क्या दिख रहा है सर, हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखें तो इस कार्बन का ना sp3 है, ठीक है, 1 2 3 लोन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ठीक है, एंड इसके पास एक लोन पेयर है, एंड कार्बन आयन हैज़ 1 लोन पेयर, ठीक है, एंड दीज आर सिग्मा बॉन्ड, है ना। मैं वैसे ही बोर्ड को सुंदर दिखाने के लिए बना दे रहा हूँ, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं, जरा आप देखो। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी वजह से ट्राइगोनल पिरामिडल शेप है, पिरामिडल शेप, ठीक है। तो sp3 होने की वजह से ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होती है इसकी, ठीक। हमें ध्यान रखना है क्या कोई चार्ज पार्टिकल है ये, तो नो चार्ज, हाँ चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन था ना, तो निगेटिव चार्ज। सो इट इज़ अ चार्ज पार्टिकल, है ना, विच हैव
निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। फोर्थ पॉइंट, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल, तो आप देख रहे हो 2 2 4 2 6 2 8, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर। अब आप चाहो तो सब कुछ लिख सकते हो, ठीक है, मोस्ट सेल। इसका मतलब कि कार्बन आयन का ना ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो क्या स्टेबल हो गया? हाँ, कार्बोकैटायन से स्टेबल है, फ्री रेडिकल से स्टेबल है, लेकिन अभी भी नेगेटिव चार्ज है। तो चार्ज पार्टिकल से अच्छा है कि न्यूट्रल हो जाए तो ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो अभी भी ये अनस्टेबल ही कंपाउंड है, ठीक है, कार्बन आयन भी अनस्टेबल ही है क्योंकि चार्ज पार्टिकल है और चार्ज सेपरेशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा। तो हमने देखा कि सर ट्राइगोनल पिरामिडल इसका शेप होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना, 3 सिग्मा बॉन्ड है टोटल, है ना। ऑक्टेट कंप्लीट है क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो इट हैज़ है ना, इट हैव इलेक्ट्रॉन पेयर, सो हम बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी क्यों है? क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर आ गया, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल। क्या चीज़? न्यूक्लियोफाइल, जो कि हम अभी आने वाले लेक्चर्स में आज ही पढ़ेंगे, हो सकता है आपको सेकेंड पार्ट में दिखे ये, ठीक है। तो इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, तो इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन पेयर donor, and electron pair donors are known as Lewis base. Lewis base, it means carbocation is a Lewis base, electron pair donor and nucleophile, है ना, and negative charge species, ठीक। और भी आपको दिख रहा है कि सर इसके पास ना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, सो इट एग्जिबिट्स डायामैग्नेटिक इन नेचर, या फिर इट इज़ अ डायामैग्नेटिक इन नेचर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम देखें तो, ठीक है, ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो इट एग्जिबिट्स डायामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ऐसा। तो बात समझ में आती है कि जो अपना है ना, फिर से मैं एक बार आपको समझा दूं कि जो अपना है ना कार्बन आयन है, पहली बात तो कार्बन आयन एक है ना इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है, ठीक है, जो कि हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से बन रहा है, एंड इसके पास एक लोन पेयर है ना, एंड लोन पेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर लुईस बेस, एंड ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है, तो इस वजह से मैं इसे न्यूक्लियोफाइल बोलता हूँ। ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन है। आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज है, इसका शेप कैसा है सर? पिरामिडल है, ठीक है, ऐसे करके। एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से क्या होता है कि कार्बन आयंस बनते हैं, ठीक। चलिए, तो जरा हम बात कर लें यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात कर लेता हूँ यहाँ पे, क्यों? तो आप ये सब नोट करते रहें ना, वीडियो पॉज करके नोट करते रहें, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ जी, तो जरा हम बात कर ले जरा किस पे सर? क्लासिफिकेशन। तो अब मैं उतना नहीं परेशान करूँगा आपको, आराम से हो जाएगा अभी, ठीक है। तो ये चीज़ जरा आप देखें, तो अगर हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन आयन, ठीक है ना, ऐसे। तो फिर से भाई अपना प्राइमरी कार्बन आयन, सेकेंडरी कार्बन आयन है, टर्सरी कार्बन आयन। अब तो आप लिख भी सकते हो, क्यों? अब तो आप लिख भी सकते हो। तो सर प्राइमरी कार्बन आयन, ठीक है, एंड अवर सेकेंडरी कार्बन आयन, मैं कार्बन आयन ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाना, टर्सरी कार्बन आयन। तो प्राइमरी कार्बन आयन में क्या आ जाएगा अगर आप देखें तो CH3 पे माइनस मिथाइल कार्बन आयन, है ना, मिथाइल कार्बन आयन, ठीक है। सेकेंडरी में CH3, CH पे निगेटिव चार्ज एंड CH3, आइसोप्रोपिल कार्बन आयन, आप समझ चुके हो, फिर भी लिखने के लिए मैं एक बार फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ, कार्बन आयन,
है ना, आइसोप्रोपिल कार्बन आयन। अब 3 डिग्री में हो जाएगा सर, है ना, जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं कि सर टर्सरी ब्यूटिल कार्बन आयन, और लिखोगे आप वही टर्ट एंड टर्सरी ब्यूटिल कार्बन आयन, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मतलब कि सर कोई ऐसा कार्बन हो जिसके पास एक ही कार्बन का, है ना, कार्बन आयन हो, या फिर एक ऐसा कार्बन आयन जो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड हो, एंड एक ऐसा जो कि डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड होगा, तो हम क्या बोलते हैं सर उसे टर्सरी कार्बन आयन, यानी कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। समझ गए इतनी बात, है ना। तो ऐसे तो कार्बन आयन पे ये होती है कंप्लीट बातें ख़त्म। ये सारी चीज़ें जो है ना, सभी सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं एक और टॉपिक की जरा हम लोग बात कर लें, है ना, समय है तो। रिएजेंट के बारे में मैं आपको बता रहा था ना कि जब भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होगी तो रिएजेंट अटैक करता है किस पे, सबस्ट्रेट पे, तब रिएक्शन फ्लो होती है। जब रिएक्शन प्रोसीड करती है तो बीच में इंटरमीडिएट बनता है, तब जाके प्रोडक्ट बनता है। तो वो इंटरमीडिएट क्या क्या हो सकता है, कार्बोकैटायन हो सकता है, कार्बन आयन हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है, कार्बिन हो सकता है, नाइट्रीन्स हो सकता है, बेंजाइन हो सकता है। लेकिन 3 अपने लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इन तीनों के बारे में मुझे पढ़ना था कि क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या प्रॉपर्टी है। एंड एक बात मैं अभी छोड़ रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, है ना, जो कि फ्यूचर में हम पढ़ेंगे, इनकी स्टेबिलिटी, कि कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल, 3 डिग्री 2 डिग्री की 1 डिग्री, है ना, कौन सा फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल, या फिर कौन सा कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल, है ना। तो इनकी स्टेबिलिटी को मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि मुझे, है ना, क्योंकि एक होता है ना प्रॉपर हायरार्की, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, मतलब कि पहले मुझे ये पढ़ना है, फिर मैं वो पढ़ूंगा, उसके बाद वो पढ़ूंगा, है ना। तो मैं अपने हिसाब से ना टॉपिक को इधर उधर अरेंज किया हूँ कि पहले ये पढ़ना चाहिए, फिर ये पढ़ना चाहिए, तब आपको आने वाले टॉपिक समझ में आएंगे, ठीक है। तो जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उन्हें पता है कि हम कैसे पढ़ रहे हैं और कितना हमारे लिए बेनिफिशियल है ये लेक्चर्स, जो तो आप जरा ये नोट करें, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं कि रिएजेंट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि ये पार्ट आपको सेकेंड वीडियो में मिले, सेम डे पे ना मिले, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबी वीडियो होगी तो हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये अभी डिसाइड नहीं है ना, क्योंकि अभी तो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ज़रा नोट करें इसे आप।